हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडुइजी में। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक की। काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि उनको जोसा काउंसलिंग या सीसेट काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो अपनी रैंक पे एक सटीक आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि क्या मुझको कुछ मिल पाएगा या ऐसा तो नहीं मेरा समय भी बर्बाद हो जाए और दूसरा कॉलेज भी छूट जाए। तो आज इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपका ये एक क्लियर माइंड सेट बन पाए कि आपको जोसा काउंसलिंग किस परसेंटाइल तक करनी चाहिए या किस परसेंटाइल के बाद नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कोशिश की है यहाँ पे हर एक कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स बताया है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए ब्रांच के अकॉर्डिंग बताया है। तो आप लोग ध्यान से मेरे साथ वीडियो देख सकते हैं और पूरी चीज़ समझ सकते हैं कि काउंसलिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। मैं यहाँ पे मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच जिसको हर कोई नंबर 1 पे लेना चाहता है, मैं सीएस की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ओनली फॉर एनआईटी के लिए। अगर आप एनआईटी में ही केवल सीएस ब्रांच लेना चाहते हैं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के केस में कितना परसेंटाइल आपका होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, 97 परसेंटाइल आपका होना ही चाहिए मिनिमम। और ये 97 पे आपको कोई टॉप का एनआईटी नहीं मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, टोटल 31 एनआईटी है। तो टोटल इस समय लिस्ट में 32 आते हैं क्योंकि आईआईएसटी से ऊपर भी एनआईटी की लिस्ट में शामिल रहता है। तो सबको काउंट कर लीजिए आप। तो फ्रेंड्स, जब आप नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी या एनआईटी श्रीनगर को कंसीडर करके चलेंगे तभी आप 97 परसेंटाइल मान के चलिएगा। 97 पे आपकी जो भी रैंक बने, आपको भी एक आइडिया है क्या रैंक बनेगी, पर 97 तक अगर आप सीएस ब्रांच लेना चाहते हैं तो यू आर सेफ, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको सीसेब राउंड तक मिल जाएगा। ये तो सभी लोग जानते ही होंगे कि जोसा और सीसेब राउंड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे नहीं जानते उनको बता देता हूँ। जोसा पोर्टल पहले ओपन होता है और यहाँ पे आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और एनआईटीज की काउंसलिंग होती है। जोसा राउंड 6 या 7 राउंड की काउंसलिंग होती है। इसके बाद सीसेब राउंड होता है और यहाँ पे केवल 2 राउंड होते हैं। यहाँ पे आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है वो एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है और जीएफटीआई है केवल। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। 97 परसेंटाइल पे 97 परसेंटाइल पे जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चे सोच सकते हैं कि उनको किसी ना किसी एनआईटी में सीएस मिल जाएगा। थोड़ा बढ़ के भी मिल सकता है पर मैं एक सेफ जोन लेके चल रहा हूँ। ये आगे 95 भी मैंने लिखा है। इसका मीन्स ये है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो गर्ल्स हैं, वो 95 परसेंटाइल तक सेफ है एनआईटी में सीएस ब्रांच लेने के लिए। वो किसी भी एनआईटी में मिल सकता है, इतना आप विशेष ध्यान रखिएगा। वो श्रीनगर में भी मिल सकता है, मिजोरम में भी मिल सकता है, मणिपुर में भी मिल सकता है, नागालैंड में भी मिल सकता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मिल सकता है। बट आप सोच सकते हैं कि 95 तक सीएस ब्रांच आपको मिल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रिपल आईटी का कट ऑफ क्यों थोड़ा सा ज़्यादा रैंक पे ट्रिपल आईटीज आपको क्यों मिल जाते हैं, तो इसका कारण फ्रेंड्स ये है कि वहाँ पे फीस हाई होती है और कोई छूट नहीं मिलती है। यहाँ पे अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 0 फीस में आपका एडमिशन हो जाता है, कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ती है एनआईटीज में, इसलिए एनआईटीज के कट ऑफ हाई जाते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स, ओबीसी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं, बॉयज हैं, जो वो 95 तक काउंसलिंग कर सकते हैं सीएस ब्रांच के लिए और गर्ल्स 93 परसेंटाइल तक काउंसलिंग कर सकती हैं सीएस ब्रांच के लिए। एक चीज़ का फ्रेंड्स और ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि 95 पे भी या 93 पे भी सीएस ना मिले, बाई चांस थोड़ा सा छूट जाए तो आपको ईसी ब्रांच मिल जाएगी, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो मेल कैंडिडेट हैं वो 88 परसेंटाइल तक सेफ है सीएस ब्रांच के लिए। किसी भी 31 एनआईटी में भी में से किसी एक एनआईटी में उनको सीएस ब्रांच मिल जाएगा। वो एनआईटी श्रीनगर में भी मिल सकता है, मिजोरम में भी मिल सकता है, मणिपुर में भी मिल सकता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मिल सकता है या नागालैंड में भी मिल सकता है। एससी कैटेगरी में जो गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 85 तक वो काउंसलिंग करने का सोच सकते हैं अगर उनको केवल सीएस ब्रांच लेनी है तो। इसके बाद फ्रेंड्स
एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं वो 85 परसेंटाइल तक सेफ है सीएस ब्रांच के लिए, किसी ना किसी एनआईटी में उनको सीएस मिल जाएगी। और जो एसटी कैटेगरी में जो फीमेल हैं वो 80 तक सेफ है, 80 में उनको 80 परसेंटाइल पे किसी ना किसी एनआईटी में सीएस ब्रांच मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रिपल आईटीज की। ट्रिपल आईटीज की, कुछ ट्रिपल आईटीज को छोड़ दें तो जनरली इनकी पर सेमेस्टर फीस 1 लाख के आसपास पड़ती है, ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, इसलिए इनका कट ऑफ एनआईटी से भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। फ्रेंड्स जनरल और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ट्रिपल आईटी, अब ये फ्रेंड्स ट्रिपल आईटी भागलपुर भी हो सकता है, अगरतला भी हो सकता है या मणिपुर भी हो सकता है। 94 परसेंटाइल तक यू आर सेफ फॉर सीएस ब्रांच इन ट्रिपल आईटी। कोई भी ट्रिपल आईटी लास्ट का जो मैंने नाम लिए हैं आपको मिल सकता है। और फीमेल कैंडिडेट जनरल और ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट 92 तक सेफ है सीसैब राउंड में, उनको इन कॉलेज में आईसीएस ब्रांच मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट 93 परसेंटाइल तक एंड फीमेल 91 तक सेफ है सीएस ब्रांच के लिए, किसी भी एक ट्रिपल आईटी में एक सीट आपको मिल जाएगी। वो मणिपुर में भी मिल सकती है, वो अगरतला में भी मिल सकती है, वो आपको भागलपुर में भी मिल सकती है। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एससी कैटेगरी में 80 परसेंटाइल पे मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट को 75 परसेंटाइल तक सीएस ब्रांच मिल सकती है किसी भी ट्रिपल आईटी में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स एसटी कैटेगरी में 75 परसेंटाइल तक आपको सीएस ब्रांच मिल सकती है और एसटी कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी को 70 परसेंटाइल तक सीएस ब्रांच किसी भी एक ट्रिपल आईटी में मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है इस साल। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं जिनको आप लगभग कुछ कॉलेजों को छोड़ दिया जाए जीएफटीआई की लिस्ट में तो ज़्यादातर कॉलेज एनआईटी ट्रिपल आईटी के बाद ही लिए जाते हैं। तो जीएफटीआई में फ्रेंड्स बात करते हैं, मैं यहाँ पे लास्ट जीएफटीआई की बात कर रहा हूँ सीएस ब्रांच के लिए। यहाँ पे मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज या बीआईटी मैसरा की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट जीएफटीआई की बात कर रहा हूँ। वो आपका जीकेबी हरिद्वार भी हो सकता है फ्रेंड्स, एचएनबी गढ़वाल भी हो सकता है, असम यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, तेजपुर यूनिवर्सिटी भी हो सकता है और संत लोंगोवाल पंजाब भी हो सकता है। और वहाँ की मैं सीएस ब्रांच की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के केस में 90 परसेंटाइल तक जीएफटीआई में आप सेफ हैं, सीएस ब्रांच आपको किसी न किसी जीएफटीआई में सीसैब राउंड तक मिल ही जाएगा, ये बिल्कुल तय है। कभी भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि इस परसेंटाइल पे भी सीएस ना मिला हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में फ्रेंड्स 89 परसेंटाइल तक आपको सीएस ब्रांच किसी न किसी जीएफटीआई में मिल जाएगा। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी में 75 परसेंटाइल तक सीएस ब्रांच आपको जीएफटीआई में मिल जाएगा। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 65 परसेंटाइल तक आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने गर्ल्स के लिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी भी लगभग सभी जीएफटीआई में गर्ल्स कोटा नहीं है, वहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही सीट रहती है, उन्हीं में आपको जाना पड़ेगा। एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसा वहाँ पे कोई गर्ल्स का रिजर्वेशन अभी तक नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे देखते हैं लास्ट ब्रांच की ओर। अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एनआईटीज के लिए लास्ट ब्रांच की। लास्ट ब्रांच या एनी ब्रांच कुछ भी आप बोल दीजिए। अब एनआईटीज के लिए ये एनी ब्रांच क्या हो सकता है तो वो भी आप देख लीजिएगा। एनआईटीज में लास्ट ब्रांच फ्रेंड फूड भी हो सकता है, मेटलर्जी हो सकता है जिसको आप मटेरियल साइंस भी बोलते हैं, सेरेमिक भी हो सकता है, 5 ईयर एमएससी भी हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। ये लगभग लास्ट ब्रांच रहते हैं, किसी किसी एनआईटी में बायोटेक लास्ट ब्रांच रहता है। तो ये लगभग फ्रेंड्स लास्ट ब्रांच रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आपको केवल एनआईटी का नाम ही चाहिए कि मुझको एनआईटी मिल जाए, मैं कोई भी ब्रांच ले लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एनआईटी श्रीनगर में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ले लूँगा, या मैं एनआईटी राउरकेला में सेरेमिक ले लूँगा, या मैं एनआईटी राउरकेला में फूड टेक्नोलॉजी ले लूँगा, या मैं एनआईटी दुर्गापुर में बायोटेक ले लूँगा, या मैं किसी और कॉलेज में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले लूँगा जो वहाँ की लास्ट ब्रांच रहती हैं। तब
ये आपको केवल देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स एनआईटी में आप लास्ट ब्रांच भी लेना चाहेंगे तो जनरल कैंडिडेट को और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 92 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है, मिनिमम आपका 92 परसेंटाइल होना ही चाहिए। इसके बाद फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की फीमेल को 88 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए ही चाहिए किसी भी एनआईटी की लास्ट ब्रांच। अब यहाँ पे किसी भी एनआईटी से आप एनआईटी इलाहाबाद मत समझ लेना, ये लास्ट एनआईटी और लास्ट ब्रांच की बात हो रही है। एनआईटी इलाहाबाद में अगर आप बायोटेक भी लेना चाहेंगे तो काफी हाई कट ऑफ रहता है फ्रेंड्स। ओबीसी कैटेगरी को लास्ट ब्रांच लेने के लिए 91 परसेंटाइल मिनिमम रिक्वायर्ड है फॉर लास्ट ब्रांच लाइक फूड, मेटलर्जी, सेरेमिक, 5 ईयर एमएससी और बायोटेक। ओबीसी कैटेगरी में 95 परसेंटाइल आपको लाना ही पड़ेगा और ओबीसी को फीमेल को 87 परसेंटाइल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एससी कैटेगरी में 80 परसेंटाइल मिनिमम रिक्वायर्ड है फॉर मेल कैंडिडेट एंड फॉर फीमेल 75% मिनिमम आपका आना ही चाहिए एनआईटी में कोई भी एक ब्रांच लेने के लिए, किसी भी एनआईटी में। एसटी कैटेगरी के लिए 70 मेल कैंडिडेट को और 65 फीमेल कैंडिडेट को मिनिमम रिक्वायर्ड है किसी भी एक लास्ट एनआईटी में लास्ट ब्रांच लेने के लिए। अब ये जो ब्रांच रहेगी फ्रेंड्स, इसका ज़्यादातर चांस तो यही रहता है कि एनआईटी श्रीनगर में या तो आपको मेटलर्जिकल मिलेगी या आपको एनआईटी अगरतला में बायोमेडिकल बायोटेक की ब्रांच मिलेगी या आपको किसी एनआईटी में 5 ईयर एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो 5 ईयर का कोर्स है इंटीग्रेटेड, उसमें एमएससी की आपको डिग्री मिलती है, वो ब्रांच निकल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स को जीएफटीआई में कोई लास्ट ब्रांच लेनी हो तो कितना मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड है उसको जीएफटीआई की लास्ट ब्रांच लेने के लिए। आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे ट्रिपल आईटी को डिस्कस नहीं किया, रीजन ये है कि वहाँ पे सीएस, आईटी और ईसी तीन ही ब्रांच रहते हैं फ्रेंड्स। तो जीएफटीआई में फ्रेंड्स लास्ट ब्रांच क्या क्या हो सकती है, इस परसेंटाइल को आप देख सकते हैं, उसके बाद कुछ समझ भी सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ ब्रांच होती हैं जो आप पहले से नहीं जानते हैं, आपके इंटरेस्ट की नहीं होती हैं, पर काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट रहते हैं वहाँ पे, जैसे कि फूड टेक है, इंडियाज़ नंबर 1 कॉलेज है निफ्टेम, जो फूड टेक से बीटेक की आपको डिग्री देता है और जोसा सीपसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है। इस काउंसलिंग में आप अगर आईआईटी को हटा दीजिएगा तो ये देश का टॉप का इंस्टीट्यूट है फूड टेक के लिए, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम नहीं है कि नहीं मुझको, कुछ बच्चे सोच लेते हैं मुझको सीएस ब्रांच ही लेनी है, अदरवाइज बीटेक ही नहीं करनी है, उनको अगर छोड़ दिया जाए, जो बच्चे प्लेसमेंट और पैकेज की तरफ जाना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट को हटा के फूड टेक ले सकते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जीएफटीआई की कोई लास्ट ब्रांच लेने के लिए मिनिमम आपको 80 परसेंटाइल चाहिए ही चाहिए, ओबीसी में 78 परसेंटाइल चाहिए ही चाहिए, एससी में 70 परसेंटाइल एंड एससी में 60 परसेंटाइल। यहाँ फ्रेंड्स मैंने फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई कट ऑफ नहीं दिया है, रीज़न कि जीएफटीआई में फीमेल का रिजर्वेशन अभी भी नहीं है। तो आप ये मार्क कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि मुझको जोसा और सीसेप काउंसलिंग का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स स्टेट काउंसलिंग रनिंग में है। यूपी में एचबीटीयू की काउंसलिंग 1 सितंबर को स्टार्ट होने वाली है, यूपीटीयू या यूपीएसडब्ल्यू या एकेटीयू आप बोल लीजिएगा, उसकी काउंसलिंग भी 15 सितंबर से स्टार्ट हो सकती है, एमपी भी काउंसलिंग 15 सितंबर से स्टार्ट हो सकती है, हरियाणा की काउंसलिंग 15 सितंबर से स्टार्ट हो सकती है, डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग रनिंग में है और सारे स्टेट्स की काउंसलिंग धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली है। आपको हमारे चैनल पे देश के सभी राज्यों की काउंसलिंग का पूरा नोटिफिकेशन, काउंसलिंग करनी कैसे है, कब स्टार्ट होनी है, काउंसलिंग मिलता रहेगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसा करना है, किस बच्चे के लिए कौन सी काउंसलिंग ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप हर जगह रजिस्ट्रेशन कराते घूमेंगे तो अप्रॉक्स 20-30,000 के तो आपके रजिस्ट्रेशन ही हो जाएंगे अगर आप हर जगह पार्टिसिपेट करना चाहेंगे फ्रेंड्स। तो ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैक दिल्ली की काउंसलिंग है, आपकी रैंक
2 लाख है, जनरल कैटेगरी है, तो ज़रूरी तो नहीं है आपको ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, फिर भी अगर आपके पास आपके लिए 1,500, 2,000, 2,500 का कोई वैल्यू नहीं है तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आप जैक दिल्ली की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, हम लोगों का काम ये रहता है कि आपको सेलेक्टेड काउंसलिंग बताना, कि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो और आपको सही कॉलेज मिल जाए। ऐसी काउंसलिंग मत करिएगा जहाँ पे आपका कोई भी चांस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैक दिल्ली का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैक दिल्ली काउंसलिंग अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कोशिश करिएगा 1 लाख के बाद काउंसलिंग करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। स्पॉट राउंड, केवल स्पॉट राउंड के भरोसे रहना गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बाई चांस सीट ना मिली तो उसके बाद कुछ अदर कॉलेज जो आपको मिल सकते थे उनके ऑप्शन भी खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि जोसा और सीसैप काउंसलिंग जो कि आपकी कभी भी स्टार्ट हो सकती है, 10 अक्टूबर के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए किन बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, किन बच्चों को, जो बच्चे इस परसेंटाइल से भी बाहर जा रहे हैं तो वो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं होने वाला है उनको। अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो यही मान लें कि उनका विकल्प स्टेट राउंड है, स्टेट काउंसलिंग है, मतलब उनको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही कॉलेज मिलेगा, या अदर स्टेट में आप जा सकते हैं। कुछ ओपन स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे हर बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कर सकता है, जैसे कि चंडीगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ऐसे और भी राज्य हैं, वहाँ पे आप जाके काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आपको अपने राज्य में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे इसी तरीके से इंजीनियरिंग रिलेटेड सभी काउंसलिंग का पूरा विवरण मिलता रहेगा। काउंसलिंग से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जुड़ के आप अपनी काउंसलिंग को बहुत आसान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।